हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत करते हैं बिहार स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग जो है चैप्टर 3 यानी चतुर्भुजों को समझेंगे और इसका पहला चैप्टर जो है प्रश्नावली 3.1 को उसको देखेंगे। तो चलिए प्रश्नावली 3.1 पे आते हैं। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्नावली 3.1, उसमें कुछ आकृतियां दी गई है और यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है साधारण वक्र, यानी इन 8 आकृति में बताना है साधारण वक्र कौन कौन से है। दूसरा है बंद साधारण बंद वक्र। तीसरा है बहुभुज, यानी इसमें से बहुभुज बताना है, एक से ज्यादा भुजा वाला। अब है डी नंबर का था उत्तल बहुभुज और ई नंबर है अवतल बहुभुज। तो पहला क्वेश्चन में जो है कुछ इस प्रकार से है और इसका दूसरा प्रश्न आपको दिखाते हैं। दूसरा प्रश्न है समबाहुभुज क्या है, यानी इसका डिफिनेशन बताना है। और यहाँ पे है एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजा, 4 भुजा और 6 भुजा हो, यानी 3 को डिफाइन करना है। तो चलते हैं अपने कॉपी की तरफ। तो पहले कुछ डिफिनेशन है उसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे ये क्लास 8वीं का न्यू एनसीईआरटी बुक और पढ़ाया जा रहा है गौतम सर के द्वारा, यानी मेरे द्वारा। तो पहला जान लेते हैं साधारण वक्र होता क्या है। तो वे वक्र जो स्वयं को कहीं भी नहीं काटता है या सरल वक्र कहलाता है। कहने का अर्थ क्या हुआ, जब यहाँ से पेन स्टार्ट किए और कोई भी रेखा खींचे बिना उठाए दूसरे पॉइंट से ज्वाइन किए, तो ये साधारण वक्र होता है या सरल वक्र होता है। यानी इसमें कहीं भी जो है ना वो रेखा को काटा नहीं गया है। दूसरा साधारण बंद वक्र क्या है, वह वक्र जिसके शुरू और अंत के बिंदु एक दूसरे से मिल जाता हो बंद वक्र कहलाता है। यानी एक उदाहरण से समझिए, जो कहने का मतलब है अगर कोई चीज यहाँ से स्टार्ट किए बिना पेन उठाए पहला पॉइंट से दूसरा पॉइंट यानी मिल जाए, तो ये क्या हो जाएगा, साधारण बंद वक्र होगा। तीसरा क्या है, बहुभुज, यानी बहुभुज केवल रेखाखंडों से बना सरल एवं वक्र बहुभुज कहलाते हैं। या कह सकते हैं एक से ज्यादा भुजा जिसमें होगा वो बहुभुज कहलाएगा। तो पहले चलिए इन 3 पे प्रश्न देख लेते हैं। तो जैसा कि बताएं, हम बात करेंगे कक्षा 8 की न्यू एनसीईआरटी मैथ का बुक जो कि बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया है। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी सेंटर ख्वाजपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और चैप्टर का नाम है चतुर्भुजों को समझना और प्रश्नावली है 3.1। यहाँ प्रश्न है, यहाँ पे कुछ आकृतियां दी गई है। जैसे यहाँ पे 8 आकृति है और कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं। पहला है साधारण वक्र, यानी साधारण वक्र कौन सा है। तो हमने डिफिनेशन में क्या देखा था, वे वक्र जो स्वयं को कहीं भी नहीं काटता है सरल वक्र या साधारण वक्र कहलाता है। यानी इन आकृतियों में देखना है जो कौन सा ऐसे चित्र है जो स्वयं को नहीं काटता है कहीं पे भी। तो जैसे यहाँ से देख सकते हैं, हमने पेन यहाँ से रखा और यहाँ से बिना पेन उठाए इस आकृति के चारों ओर घुमा करके जिस बिंदु से स्टार्ट किया तो वहां पे पहुंचे हैं। यानी हमारा जो है साधारण वक्र कौन सा है, 1 नंबर हो जाएगा साधारण वक्र। अब दूसरा बात करें और कौन से साधारण वक्र आएंगे या सरल वक्र आएंगे। मान लीजिए इस पॉइंट से हम पेन चलाना शुरू करते हैं और फिर घूम फिर के वैसे पॉइंट पे बिना काटे हुए अगर रेखाखंड पे पहुंचते हैं, तो ये भी क्या 2 नंबर भी क्या है आपका साधारण वक्र है। तीसरा है, मान लीजिए इस सर्कल के चारों ओर पेन घुमाते हैं, तो ये तो बिना मतलब उठाए हुए हम कर लेते हैं, लेकिन जब दूसरा लाइन पे आते हैं तो हम पेन उठाने की आवश्यकता होती है। यानी 3 नंबर जो है साधारण वक्र नहीं है। अब एक आकृति दिया है जो कि स्टार शेप में है और मान लीजिए यहाँ से यहाँ आए, क्या कर रहा है, साधारण वक्र होने के लिए क्या लाइन को काटना नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए ये लाइन यहाँ से यहाँ आए, यहाँ लाए, फिर यहाँ पे आए, यानी आकृति पूर्ण करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ा, लाइन को क्रॉस करना पड़ा है, यानी काटना पड़ा है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, साधारण वक्र नहीं है।
फिर बात करें इस पे, इस आकृति पे, तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ से अगर पेन उठाए और चारों बगल इसको घुमा रहे हैं तो ये घूम जा रहा है आराम से और कहीं पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, आपका साधारण वक्र है। नेक्स्ट बात करें, जैसे ये आकृति है, अगर पेन इसके चारों बगल से हम दौड़ाना शुरू करें या घुमाना शुरू करें तो एक बिंदु से जहां से शुरू किए तो वहां पे हम पहुंच जाते हैं। इसका मतलब 6 नंबर भी क्या है, आपका साधारण वक्र है। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर आकृति पे आते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट से हम पेन चलाना शुरू करते हैं और इसके चारों बगल घूम करके आते हैं और फिर जहां से चले थे वहीं पे पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये क्या है, साधारण वक्र है। तो हमारे पास क्या है, 7 नंबर भी साधारण वक्र है। अब 8 नंबर पे चलते हैं, आकृति नंबर 8। मान लीजिए ये सर्कल है और सर्कल पे जैसे दूसरे लाइन पे आना चाहेंगे तो हमें क्या करना होगा, पेन को उठाना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या है, साधारण वक्र नहीं है। फिर क्या है, साधारण बंद वक्र। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं, तो जैसे कि ये देखिए इसके चारों बगल अगर हम पेन दौड़ाते हैं, एक बिंदु से स्टार्ट करते हैं दूसरे पॉइंट पे पहुंचते हैं, यानी पहला बिंदु जो है वो लास्ट बिंदु से मिल जाता है। इसका मतलब ये भी क्या है, साधारण बंद वक्र है। तो एक नंबर हो जाएगा। दूसरा देखिए अगर इस पॉइंट से हम चलना शुरू करते हैं पहला पॉइंट से और घूम फिर के जो है हम लास्ट पॉइंट जो पहला पॉइंट से मिल जाता है तो ये क्या हो जाएगा, साधारण बंद वक्र हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा आकृति को, अगर एक आकृति के हम चारों बगल सर्कल पेन का घुमाते हैं पहला बिंदु से लास्ट बिंदु तो मिल जाता है, लेकिन जैसे ही दूसरे सर्कल पे आते हैं तो हमें कलम उठाने की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब ये 3 नंबर जो है वो क्या है, साधारण बंद वक्र नहीं है। चौथा देखते हैं स्टार शेप जो है, अगर इसमें हम पेन चलाना शुरू करते हैं तो क्या होता है, लाइन क्रॉस करता है, जो कि साधारण बंद वक्र में क्या है, लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ये 4 नंबर क्या है, आपके साधारण बंद वक्र नहीं है। फिर 5 नंबर पे आते हैं, पेन इस सर्कल के चारों बगल यानी इस आकृति के चारों बगल हम घुमाना शुरू करते हैं तो पहला बिंदु से जहां शुरू किए थे लास्ट बिंदु उसी पे आके मिलता है, यानी 5 नंबर क्या है, साधारण बंद वक्र है। सेकेंड आकृति शुरू करते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट से हम पेन को चलाना शुरू करते हैं और चारों ओर घूम करके जहां से चले तो वहां पे पहुंच जाते हैं तो ये क्या है, साधारण बंद वक्र है। यानी 6 नंबर भी क्या है, साधारण वक्र बंद वक्र का उदाहरण है। 7 नंबर आकृति में चलते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट से हम पहला पॉइंट से स्टार्ट करते हैं आकृति पेन चलाना और घूम फिर के हम पहला बिंदु पे ही पहुंचते हैं तो क्या है, ये साधारण बंद वक्र है। यानी हमारे पास 7 नंबर भी जो है साधारण बंद वक्र की उदाहरण है। 8 नंबर आकृति देखते हैं, इस सर्कल के चारों बगल पेन घुमा रहे हैं दोनों साइड से और फिर आते हैं, यानी हमें क्या करना पड़ा है, पेन को बार बार उठाने की आवश्यकता पड़ रही है। यानी ये बंद आकृति जो है साधारण वक्र नहीं है। नेक्स्ट बात करें बहुभुज की। बहुभुज का शर्त क्या है, यानी ऐसी आकृति जिसमें एक से ज्यादा भुजा हो। यानी मान लीजिए इस आकृति में देखिए एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा, पांच भुजा, यानी एक से ज्यादा भुजा है। इसका मतलब ये क्या है, बहुभुज का उदाहरण है। नेक्स्ट बात करें, इसमें ये सेकेंड चित्र में देखिए एक भुजा, दो भुजा, तीन, चार, यानी एक से ज्यादा भुजा है तो 2 नंबर आकृति भी क्या है, बहुभुज है। लेकिन 3 नंबर देखिए इसमें भुजा है ही नहीं और 4 नंबर देखिए इसमें क्या है ना, ये लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो लाइन को जो क्रॉस करेगा वो क्या है, बहुभुज नहीं कहलाएगा क्योंकि साधारण वक्र नहीं है। तो 4 नंबर भी नहीं है। 5 नंबर देखिए इसमें कोई भुजा ही नहीं है। 6 नंबर देखिए इसमें भी कोई भुजा नहीं है और 7 नंबर भी सेम से आकृति में कोई भुजा नहीं है। 8 नंबर भी कोई भुजा नहीं है। यानी हमारे पास बहुभुज का उदाहरण कौन है, 1 और 2 नंबर आकृति। फिर बात करें उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होता है, तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं। उत्तल बहुभुज के सभी कोण 180 डिग्री से कम होता है। उत्तल बहुभुज में इसके विकर्ण बहुभुज के अभ्यंतर में स्थिर होता है। यानी 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, उत्तल बहुभुज होना चाहिए कम। तो हम आकृति से देखते हैं आकृति क्या कहता है। तो यहाँ पे
कोई भी ऐसा कोण नहीं है जिसका 180 डिग्री से करीब मतलब ये वही कोण हो, ये भी नहीं होगा। फिर बात करें इसमें भी 180 डिग्री का कोण कोई नहीं बना रहा है, कोई नहीं है यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे देखा जाए तो 180 डिग्री का कोण जो है ना, 180 डिग्री से कम का कोण वो बना रहा है, और सॉरी उत्तल बहुभुज कौन सा है, तो 180 डिग्री से कम होना चाहिए भुजा। तो इसमें देखिएगा तो ये 2 नंबर आकृति में उत्तल बहुभुज का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो है 180 डिग्री से कम का वही मतलब वही कोण बना रहा है। लेकिन इस समय देखिएगा इसे ज्यादा मतलब जैसे होना चाहिए ऐसे होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। फिर बात करें अवतल बहुभुज, तो अवतल बहुभुज में क्या चाहिए, तो अवतल बहुभुज में इसके विकर्ण बहुभुज के बहिभाग में स्थित हो, यानी बाहर की ओर स्थित होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो पहला आकृति में जो है इसका विकर्ण जो है बहिभाग में स्थित है, तो ये क्या हो जाएगा। और इसमें दूसरा पहला शर्त में क्या था, इसमें 101 कोण 180 डिग्री से अधिक होता है, यानी 180 डिग्री से अधिक का कोण होना चाहिए। तो 180 डिग्री से कौन सा कोण इसमें 100 मतलब ज्यादा होगा, तो देखा जाए तो ये जो कोण बना रहा है ये क्या है 180 डिग्री से ज्यादा, क्योंकि 180 डिग्री का मतलब क्या है, 180 डिग्री का मतलब हुआ जो एक मतलब चाप जब लेते हैं तो एक बार खींचते हैं, फिर यहाँ से मान लीजिए एक बार चाप लिए, फिर दूसरे बार खींचते हैं तो वो 120, और फिर तीसरी बार जब खींचेंगे तो 180 डिग्री का कोण बना लेता है। यानी 3 बार चाप लेते हैं तो 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 180 डिग्री का कोण मतलब ये रेखा सीधी होनी चाहिए थी, लेकिन ये मुड़ गया है, तो ये 180 डिग्री से ज्यादा का कोण बनाता है। इसलिए ये आकृति क्या है, अवतल बहुभुज का उदाहरण। इसका 2 नंबर भूल गए थे लिखना, तो अवतल बहुभुज का उदाहरण क्या है, 1 नंबर आकृति हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो इस ये 180 डिग्री से कम का सब कोण है इसका, इसमें कोई कोण नहीं है, ये आपका होगा नहीं क्योंकि इसमें रेखाखंड जो एक दूसरे को काट रही है। 5 नंबर आकृति देखें तो इसमें कोई कह सकते हैं त्रिभुज या बहुभुज का कोई उदाहरण नहीं है। छठा भी वही है, बेलन की आकृति बना हुआ है। लेकिन अगर बात करें 7 नंबर की, तो 7 नंबर में सॉरी अवतल बहुभुज है ना, एक मिनट फिर से, तो ये तो है ही आकृति, तो अवतल बहुभुज में और क्या चाहिए, तो फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, अवतल बहुभुज में इसके विकर्ण बहुभुज के बहिभाग में स्थित होना चाहिए, तो इसके विकर्ण बहिभाग में बाहर की ओर। तो गौर कीजिए इसमें जो है बहुत सारे कोण ऐसे हैं इस आकृति में जो कि बहिभाग में स्थित है, और ये जो हो जाएंगे वो अवतल बहुभुज के उदाहरण हो जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर सॉरी प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें ऑलरेडी हम लिख के रखे हुए क्योंकि लिखना पड़ता। पहला क्वेश्चन कह रहा है समबाहुभुज क्या है, तो और कह रहा है इसमें एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजा हो, 4 भुजा हो और 6 भुजा हो। तो पहला समबाहुभुज क्या है, तो डिफिनेशन देख लेते हैं समबाहुभुज का। तो समबाहुभुज ऐसे बहुभुज जिनकी सभी भुजा एवं सभी कोण समान हो। कहने का मतलब है जो भुजा है आमने सामने की भुजा ये क्या होनी चाहिए, चारों बगल से बराबर होनी चाहिए, और कोण जो होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। यानी 90 ये है तो 90 90 90 होना चाहिए। तो हमारे पास क्या था, 3 भुजाएं। देखिए 1 2 3 मतलब 3 भुजा है, 1 2 3, और 3 भुजा तीनों समान आकार की हैं, और तीनों के कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो ये को क्या हो जाएगा, ये समबाहु
त्रिभुज का उदाहरण है। दूसरा क्या करा, चार भुजा। चार भुजा देखिए आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, चारों कोण क्या है, बराबर है। तो हमारे पास ये क्या है, ये जो है हमारे पास वर्ग का आकृति बना रहा है चार भुजा। एक दो तीन चार भुजा से बना हुआ आकृति क्या होता है, वर्ग होता है। और जब आमने सामने की भुजा जो है क्या हो, वो बराबर आकर के हो। फिर क्या है, जिसमें छह भुजा हो, देखिएगा 1 2 3 4 5 6। हम तो स्केल का उपयोग नहीं किए, आप लोग कीजिएगा। तो अगर देखा जाए तो आमने सामने की भुजा क्या है, यानी चारों ओर से जो भुजा है वो एक ही आकार का है, और जो भी कोण बना रहे हैं वो भी क्या है, एक ही आकार के कोण बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये समसद्भुज है, यानी छह भुजाओं से मतलब घिरा हुआ छह कोणों का योग। तो ये रहा प्रश्नावली 3.1। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।